नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम धामी के द्वारा आज किया जाएगा नियुक्ति पत्र का वितरण। जब नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम, जहां राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का होगा आयोजन। वही नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी और उसी के साथ महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की समीक्षा की होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण में शामिल होंगे सीएम धामी। जहां सीएम धामी के द्वारा आज किया जाएगा नियुक्ति पत्र का वितरण। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम धामी। वही राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का होगा आयोजन। वही नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। उसी के साथ महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की समीक्षा की होगी बैठक। एक तरफ जहां धामी सरकार आपदा प्रबंधन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं संसद में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने 3 साल का जश्न मनाया है। वहीं धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई है। वहीं बीते रोज देश की संसद में उत्तराखंड से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बद्रीनाथ में हुई एवलांच की घटना में 8 मजदूरों की मौत पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए बेहद गंभीर हालत है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष तौर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा ठीक पहले यात्रा रूट पर पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रूट पर मौजूद सभी एवलांच प्रोन ग्लेशियर पर संसद का ध्यान खींचा और बताया कि किस तरीके से केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग जोखिम भरा है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और साहसिक पर्यटन पर टिकी हुई है। जो प्रश्न माननीय संसद में उठाया गया है, उसके लिए सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और उसमें विशेषज्ञों की राय लेने के उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी इतना हम फिलहाल यही कह सकते हैं। अगर आपने वहाँ मौके पर भ्रमण किया हो तो आपको आइडिया होगा कि ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर लगातार आते रहते हैं और होता रहता है, इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ अधिक मात्रा में ग्लेशियर आते हैं वहाँ पर रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर की जाती है। और ग्लेशियर के रास्ते में हम जब यात्रा मार्ग खुलता है तो उस समय भी बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया जाता है और ऊपर जहाँ जहाँ से संभावना होती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं। बट इसकी बड़ा काम होता है, समय लगता है इसमें। तो अब जो प्रश्न उठाया गया है, जो बातें आई हैं, सक्षम स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उनका बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। कभी सिलक्यारा टनल हादसा होता है तो कभी जोशीमठ भूधसाव होता है। और अब अभी हाल ही में बद्रीनाथ में जिस तरह से मौसम खराब होने की सूचना ऑलरेडी थी सरकार और प्रशासन के पास, उसके बावजूद भी वहाँ कार्यरत मजदूरों को समय रहते इवैक्यूएट नहीं किया गया और जिसमें मजदूरों की जान चली गई, वो अपने आप में एक बड़ा हादसा था। तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उस मार्ग पर जितने भी एवलांच प्रोन एरियाज हैं उनके लिए सरकार समय रहते क्या कर रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग हो, उसको पूरा मुझे लगता है मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी उदासीनता से या हमारी नेग्लिजेंस से किसी के घर का चिराग बुझ जाए। हरिद्वार में पूर्व सीएम बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन किया जाना है, जो कि एक अलग अंदाज में सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवा लापता सांसद लिखे होर्डिंग और बैनर के साथ सांसद की तलाश करते नजर आ रहे हैं। वही बैनर में लिखा है कि लापता सांसद को ढूंढकर
लाने वाले 10,000 का इनाम मिलेगा। वहीं युवाओं का आरोप है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से दूरी बना चुके हैं और अब तक जनता की समस्याओं का संज्ञान लेने नहीं पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जनता की तकलीफों को जानने के लिए क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद जीत के बाद लापता हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीका से एक सांसद जो लापता हुए हैं उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किन कारणों के चलते ये सांसद लापता हुए हैं? देखिए श्वेता, क्षेत्र की जनता अपने विकास को लेकर के, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करती है और लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ऐसे में सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को पहुंचने में समय भी लगता है और सभी क्षेत्रों के लोग चाहते हैं तो उनके यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचे। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसको लेकर के जिस तरह से युवाओं ने लापता का बैनर लगाया है और जिस तरह से उनको ढूंढने के लिए 10,000 रुपए के इनाम की बात कही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए बड़ी उम्मीदों के साथ लोग जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि को भारी बहुमत के साथ वोट दे करके जिता करके लोकसभा में भेज रहे हैं या बाकी अन्य जगहों पर जहां जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, चाहे विधानसभा हो या राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं या बाकी सरकार में उनका प्रतिनिधित्व होता है। तो ऐसे में जिन जिन लोगों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, जो लोग इन पदों पर रहते हैं, उनसे उम्मीद यही की जाती है कि वो क्षेत्रीय विकास की अवधारणा को पूरा करें और जो लोग जिस उम्मीद के साथ उनको चुन करके भेजते हैं वो उनकी उम्मीदों पर भी वो खरा उतरें। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के ये जो सवाल उठाया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि उस क्षेत्र के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी बातों को सुने और सरकार से उस दिशा में काम करने की मांग भी करें। तो ऐसे में ये एक बड़ा चीज सामने आया है और इस लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब किसी सांसद को लेकर के युवा वर्ग सामने आए हैं, युवा विरोध कर रहे हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पर वो वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। जो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, उनके क्षेत्र में सांसद पहुंचेंगे या फिर इसी तरह से एक लंबी कवायद रहेगी, उनकी मांग जारी रहेगी। ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के ही सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी इस पर जवाब देना होगा, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं कि आखिर इस तरह का अगर सवाल आ रहा है, इस तरह से लोग युवा मांग कर रहे हैं, तो आखिर कमी कहाँ रही है। और समन्वय की कमी की वजह से, एक दूसरे से बातचीत करने की कमी की वजह से ही ये इस तरह के पोस्टर लेकर के युवा सड़कों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि हरिद्वार में पूर्व सीएम बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो काफी एक अलग अंदाज में सामने आया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवा लापता सांसद लिखे होर्डिंग और बैनर के साथ सांसद की तलाश करते जा रहे हैं और इसके लिए ये भी कहा गया है कि उनको ढूंढने वाले को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए डीडीएमए लोनीवी में मजदूरों द्वारा पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, जहां हालांकि लगातार खराब मौसम से मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और इसके लिए 50 मजदूरों की टीम पैदल मार्ग में बर्फ हटाने में जुटी हुई है। वहीं इन मजदूरों द्वारा अभी मजदूरों के जाने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर ग्लेशियर आने से बर्फ अधिक है, वहीं पर कई बार मुश्किलों के बीच काम चल रहा है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय झिंकाड़ ने जानकारी दी है कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर लिनचोली तक बर्फ हटाई गई है और लगभग 70 श्रमिकों को
टोलियां लगातार कार्य में लगी हैं, जबकि भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जिन स्थानों पर मार्ग में टूट फूट हुई है उन्हें भी ठीक कराया जा रहा है। आगामी बनाने में जुटी है प्रशासन की टीमें, जिसको लेकर जहां पर आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए डीडीएमए लोनीबी मजदूरों के द्वारा पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुद्रप्रयाग से संवाददाता पुष्कर सिंह लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पुष्कर, जिस तरीके से आगामी यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन काम में लगी हुई है, इसके संबंध में किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस स्तर पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, आपने सही कहा। जब 30 अप्रैल का दिन होगा उसके बाद जो है, क्योंकि एक महीने से कम का समय जो है चारधाम यात्रा, जो 2025 की जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की अगर बात करूं तो जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग जो है लगातार जो है जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको जो है दुरुस्त करने में लगा हुआ है। अगर केदारनाथ धाम की अगर बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैदल जो है केदारनाथ यात्रा के लिए ही यात्री जाते हैं, और ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियरों को आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा सोचा कि किस तरह से जो मजदूर जो है एमडीडीए के जो मजदूर हैं, लोक निर्माण विभाग यहाँ पे काम करता है, वो रास्ता खोलने में लगा हुआ है। क्योंकि 30 तारीख के बाद जो है 30 अप्रैल के बाद जो है चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ही से जो है केदारनाथ की जो यात्रा व्यवस्था है इसको लेकर जो है प्रशासन जो है, चाहे वो रुद्रप्रयाग का प्रशासन हो या पर्यटन विभाग हो या तमाम सारे पुलिस प्रशासन हो या डीआईजी हो, तमाम सारे लोग जो हैं अभी से जो अपनी तैयारियों पर जुटे हैं और बैठकों का दौर जारी है। हालांकि केदारनाथ के कपाट जो है मई में खुलने हैं, तो उसके बाद ही से जो है अभी से जो है यहाँ पे तैयारियां विभाग कर रहा है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, रास्ते से संबंधित हो या बर्फबारी, क्योंकि अधिक बर्फबारी यहाँ पे हुई थी पिछले दिनों जब बारिश यहाँ पे हुई थी, तो उसको लेकर जो है प्रशासन लगातार यहाँ पे पहुंचा हुआ है और काम कर रहा है। और यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जो है 50 मजदूरों की टोलियां जो है जगह जगह लिंगचोली से लेकर आपका जो है केदारनाथ के बीच का जो मार्ग जो है इसको दुरुस्त करने में लगाया गया है। और अभी भी जो है जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, एमडीडीए के जो कर्मचारी हैं, लोक निर्माण विभाग के लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन रास्ता यही होता है लिंचौली से लेकर और केदारनाथ का, क्योंकि यहाँ पे जो अधिक बर्फबारी होती है उसका काम जो है अभी सुचारू है। और लगातार जो है, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है, तो जरूर दिक्कतों का सामना जो है इन कर्मचारियों को मार्ग को खोलने में हो रहा है। लेकिन कर्मचारी जो है यहाँ पे जगह जगह जो है 17 टोलियां बनाई गई हैं, और रोड जो यातायात के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो पैदल मार्ग है इसको दुरुस्त भी किया जाता है और बर्फ भी यहाँ पे हटाई जा रही है। जी पुष्कर, उसी के साथ जिस तरीके से यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के लिए टीमें लगाई गई हैं और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई मजदूर इसमें लगे हुए हैं, वहीं अगर यात्रियों की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी किस तरीके की तैयारियां वहां पर शुरू की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा था कि जिस तरह जब यात्री यहाँ पहुंचता है, केदारनाथ पहुंचता है, चाहे आप यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे होती है, इसको लेकर जो है पर्यटन विभाग, और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो यहाँ पे मंत्री सौरभ बहुगुणा थे उत्तराखंड सरकार की, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और लगातार जो है आपका जो है गौरीकुंड से लेकर आपका जो है ऊपर जो निमचौली हो गया, उसके बाद केदारनाथ हो गया, इस घाटी का दौरा जो है लगातार जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है और मंदिर समिति भी कर रही है। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल जो है जो सचिव हैं आपके जो है मंदिर समिति के जो सचिव हैं वो भी जो है बद्रीनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ से पैदल मार्ग से बद्रीनाथ के धाम में गए हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी जो है पांडुकेश्वर से लेकर आपका जो है बद्रीनाथ तक 16 किलोमीटर जो दायरा है, यहाँ पे भी बर्फ होती है, तो पैदल मार्ग से ही इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और यहाँ की हाल व्यवस्था जानी, क्योंकि आईटीबीपी रहती है। अगर केदारनाथ की अगर सुरक्षा की व्यवस्था की आपने बात करी श्वेता, यात्रियों को लेकर, क्योंकि इस बार जो है हवाई सेवाएं को भी दुरुस्त करने का निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आला अधिकारियों को दे दी है। और तमाम सारे लोग, चाहे वो पर्यटन सचिव हो, पर्यटन मंत्री हो, या जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग हो, या जिला अधिकारी चमोली हो, या जिला अधिकारी उत्तरकाशी हो, या आपका आपदा प्रबंधन की जो भी टीमें हैं, इनको सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो यात्री इस समय जो है 2025 की जो यात्रा होगी, इनके साथ जो है मीटिंगों का दौर भी है। और वर्चुअली जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है परसों यहाँ पे बैठक ली है कि चारधाम यात्रा का मार्ग कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूँ तो रुद्रप्रयाग जनपद में जो है लगातार जो है लेफ्ट साइड होती है, यहाँ पर सड़कें बंद हो जाती हैं, या आपका जो है ग्लेशियर बड़े बड़े टूट जाते हैं। इसको लेकर भी जो यात्रा व्यवस्था को अभी से सुचारू करने के लिए 1 महीने का टाइम अब बचा हुआ है यात्रा शुरू होने में।
यात्रियों की सुरक्षा की बात आपने अगर बात करें तो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका श्रीनगर हो गया, या आपका जो देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग, तमाम सारे इलाकों क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात करने के निर्देश भी जो है स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य सचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जी। अगर केदारनाथ की अगर मैं बात करूं श्वेता, तो केदारनाथ में जो यात्री यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न पड़ाव होते हैं, चाहे आप गौरी कुंड हो गया या आपका जो है निमचौली हो गया, उसके बाद आपका जो है उखीमठ हो गया या गुप्त काशी हो गया, यहाँ पे जो है तमाम सारे कैंप भी लगाए जाते हैं। और कैंपों के साथ साथ इस बार की जो यात्रा होगी वो, क्योंकि आपने देखा होगा श्वेता कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी जो है 7 लाख से ऊपर, यानी अभी 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हुई, तो ऑफलाइन जो और ऑनलाइन जो यात्रा जो शुरू होगी उससे 7 लाख से ऊपर यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है पर्यटन पोर्टल में कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो यात्रा है, यात्रा व्यवस्था को लेकर जो है सुरक्षा को लेकर जो है यात्रियों की जो सुरक्षा होगी, ये चाहे आप पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और हॉस्पिटलों की अधिक जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है कि ऐसी असुविधा न हो यात्रियों को कि जिससे हमको गलत उत्तराखंड से गलत मैसेज आए। इसको लेकर अभी से प्रशासन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इतने हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगामी यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, जिसमें 50 मजदूरों की टीम पैदल मार्ग विपद हटाने में जुटी हुई है, और इन मजदूरों द्वारा अभी मजदूरों के जाने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर ग्लेशियर आने के बर्फ अधिक है, वहां पे कई बार मुश्किलों के बीच काम लगातार जारी है। खबर देहरादून से है, जहां मसूरी जिले में विद्युत विभाग और नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी आपसी बकाया को लेकर आजकल आमने सामने हैं, जो दोनों एक दूसरे पर एक्शन लेने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे। एक तरफ जहां विद्युत विभाग ने बिजली बिल जमा नहीं करने पर मसूरी नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया था, तो वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग के गेस्ट हाउस और विद्युत सब स्टेशन पर ताला लगा दिया है, जिससे कुंज भवन के अंदर विद्युत का सब स्टेशन को संचालन करने में दिक्कत पेश आई है। जहां उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए कुंज भवन में सप्लाई होने वाली विद्युत सेवा बाधित हुई थी, परंतु करीब 1 घंटे के बाद विद्युत सेवाओं को बहाल कर दिया गया था। हमने नहीं किया है। विद्युत विभाग अभी हमारा भी समस्त बकायेदारों पर, आपको वैसे नगर पालिका द्वारा 31 मार्च से पहले जितने भी हमारे बकायेदार हैं उन पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जितने भी बड़े बकायेदार हैं। तो बिजली विभाग जो है वो हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। लगभग इनकी सभी संपत्तियों पे टोटल पूर्व की सभी वर्षों का अगर हम जोड़ें, संपत्ति का लगभग 24 करोड़ के आसपास है। तो जिसमें से कि इनका मात्र एक कुंज भवन, जिसकी की टोटल डिमांड 2,05,000 रुपये है, हमने एक सिंबॉलिक उसके रूप में, क्योंकि बाकी हमें पता है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो हम उनका जो गेस्ट हाउस है बस हमने उसको एक सीट किया कि भाई आप हमारे को हमारा बकाया जमा करा दें। अब उससे कैसे उनकी एसेंशियल सर्विसेज बाधित हुई, तो उसके संबंध में मेरे को पता चला कि कुछ सबस्टेशन का इशू था, तो हमने उसको भी हटवा के, जहाँ पर उनके 2 रूम्स हैं जो गेस्ट हाउस वाले रूम्स हैं, बस उस एक पूरे सराउंडिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं। कोई कहीं पर भी किसी एसेंशियल। उत्तराखंड के सभी जिलों में इस समय सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग एंड फूड विभाग के साथ साथ विजिलेंस की टीम ने मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा है, जहां टीम द्वारा दवाओं का किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है, कहीं एक्सपायरी डेट की दवाइयां तो नहीं दी जा रही, सभी का गहनता से निरीक्षण किया गया है। वहीं टीम द्वारा मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस भी चेक किए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान मेडिकल संचालकों में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आज देहरादून में किया है, और इसमें सबसे पहले हमने केंद्रीय औषधि भंडार का निरीक्षण किया, जहां पर सभी सरकारी दवाइयां वहीं से सप्लाई होती हैं। तो उन दवाओं का किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है, और जो भी हमें कमियां वहां पर मिली हैं उसके लिए हमने उचित दिशा निर्देश वहां पर दिए हैं। इसके अलावा हमने रेस कोर्स के कुछ मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, और इसके बाद फिर हमने इंटीरियर में हम लोग डोईवाला में भी गए और वहां के भी कुछ मेडिकल स्टोर्स का हमने निरीक्षण किया। इन मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान हमने मुख्य रूप से ये देखा कि कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई एक्सपायरी डेट की दवाइयां तो नहीं बिक रही, और किस प्रकार से एक्सपायरी डेट्स की जो दवाइयां हैं उनका किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है, क्या कार्यवाही की जा रही है। आज नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख बाबा
तरसेम सिंह की हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पंजाब के तरनतारण से गिरफ्तार कर विशेष टीम उधम सिंह नगर ला रही है। और इसी दौरान काशीपुर में जिस वाहन से पुलिसकर्मी और सरबजीत आ रहे थे उसका टायर फट गया और वाहन सड़क से नीचे गिरकर पलट गया। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी पुलिस की पिस्टल लेकर खेत में घुस गया। जहां आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। वह पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई और इस कार्रवाई में आरोपी सरबजीत के दोनों पैर पर गोली लग गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। सभी को काशीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरनतारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे और कल रात को सरबजीत को तरनतारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों है, जहां पर नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पंजाब के तरनतारण से गिरफ्तार कर विशेष टीम उधम सिंह नगर ला रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए श्वेता, नानकमत्ता में धार्मिक डेरा कार सेवा के प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की 28 मार्च 2024 को सुबह 6:30 बजे 2 बाइक सवार शूटर आए थे और उन्होंने हत्या कर दी थी। पूरा ये जो मामला है अब 1 साल होने वाला है और उनके हत्याकांड की जो बरसी है उससे 2 दिन पहले ही जो दूसरा शूटर है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में 2 शूटर जो है वो आए थे सामने, एक अमरजीत सिंह और दूसरा सरबजीत सिंह। तो जिसमें अमरजीत सिंह को शुरू में ही घटना के कुछ दिनों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, लेकिन जो दूसरा है तरसेम सिंह, जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस को चकमा दे करके भाग गया था और अब जाकर के पुलिस ने उसको सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया है और उसको लेकर के जब आ रही थी पंजाब के तरनतारण से, तो रास्ते में काशीपुर में ही IIT थाना क्षेत्र के पास उस गाड़ी का जो टायर है वो फट गया था और मौके का फायदा उठा करके वो भागने लगा और इसमें दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। इसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हो गया है और क्योंकि वो पुलिस की का हथियार लेकर के ही उसने भी हमला किया था पुलिस के ऊपर, तो पुलिस के भी 3 जवान घायल हुए हैं, तो उनका भी इलाज चल रहा है। देखिए काफी गंभीर मामला था और एक धार्मिक जो संत है वो उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें क्या साजिश रही, किसने उनको हत्या करने के लिए प्रेरित किया, ये तमाम विषय रहे हैं जिनको लेकर के पुलिस ने काफी वर्क किया है। और क्योंकि अब दूसरा आरोपी जो है लगातार चकमा दे रहा था पुलिस को और पंजाब में काफी किनारे जाकर के रह रहा था, जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली कि वो कहाँ पर है, किस तरह से रह रहा है, तो ऐसे में CF की टीम ने पंजाब के बिलासपुर में जाकर के वहां पर इसको पकड़ा है और उसके बाद से इसको लेकर के यहाँ पर आ रहे थे और ये भागने की फिराक में था, जैसे भागना चाह रहा था
लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर फिर से नाकेबंदी करके, घेराबंदी करके इसको पकड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि पाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भागने की फिराक में था, जब मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।